नमस्कार दोस्तों। आज के इस हाई यील्ड एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए आज हम सीधे डेली न्यूज़ को यूपीएससी सिलेबस के फ्रेमवर्क में फिट करेंगे। फोकस बिल्कुल पिन पॉइंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर 5 मेन थीम्स में बटा हुआ है: पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक एंड एनवायरनमेंट और आखिर में एक बहुत ही जरूरी रैपिड फायर रिवीजन। ये स्ट्रक्चर बेसिकली करंट इवेंट्स को आपके स्टैटिक सिलेबस से कनेक्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 पॉलिटी की, यानी जनरल स्टडीज पेपर 2। यहाँ हम 2026 के विधानसभा चुनावों और उन क्रूशल प्रीलिम्स डेटा पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो सच में एग्जाम में काफी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनावों के बहुमत के आंकड़े काफी दिलचस्प है। असम में मेजॉरिटी मार्क है 126 में से 64 सीटें, पश्चिम बंगाल में 294 में से 148, केरला में 140 में से 71, तमिलनाडु में 234 में से 118 और पुडुचेरी में 30 में से 16। आपको लग सकता है कि ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि प्रीलिम्स में यूपीएससी अक्सर ऐसे ही एग्जैक्ट नंबर्स का ट्रैप सेट करता है, तो ये आंकड़े आपके टिप्स पर होने चाहिए। सिर्फ डेटा ही नहीं, इन करंट इवेंट्स को स्टैटिक फाउंडेशन से जोड़ना बहुत जरूरी है। इन चुनावों को सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह मत देखिए, इन्हें आर्टिकल 324 और 2023 के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के लेंस से देखिए। याद है ना, 2023 के उस अमेंडमेंट ने सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया था। जब भी मेंस में इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी पर सवाल आएगा, ये पॉइंट लिखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी। ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए बहुत वेटेड है। यहां हम वेस्ट एशिया और हमारे पड़ोसी देशों के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को समझेंगे। इस टाइमलाइन को देखिए। ईरान और यूएस के डिप्लोमैटिक रिलेशंस के टूटने की कहानी शुरू होती है 1968 में, जब एनपीटी साइन हुआ था। फिर आता है 2015 का लैंडमार्क जेसीपीओए एग्रीमेंट, जिसके बाद 2018 में यूएस यूनिलैटरली बाहर निकल गया और आज 2026 में हम एक डिप्लोमैटिक स्टेलमेट पर खड़े हैं। अभी सिचुएशन क्या है? ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड 500 किलो यूरेनियम है, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन बनाने से लिटरली कुछ ही हफ्ते दूर हैं। ये ब्रेकआउट टाइम ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। यहां पर एक बहुत बड़ा प्रीलिम्स ट्रैप अलर्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब भी जेसीपीओए की बात आती है, हमें लगता है कि इंडिया भी इसका हिस्सा होगा, पर फैक्ट ये है कि इंडिया कभी भी 2015 की इस न्यूक्लियर डील का सिग्नेटरी नहीं था। ये डील स्ट्रिक्टली ईरान और P5+1 देशों के बीच थी, यानी यूएस, यूके, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। एग्जाम में एग्जामिनर अक्सर ऐसे ही ऑप्शंस देकर कंफ्यूज करते हैं, तो इस ट्रैप से बचना है। अब जरा अपने पड़ोस में देखते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को। इस करंट कस्टम क्राइसिस को समझने के लिए हमें इस फ्लो चार्ट की तरह थोड़ा पीछे जाना होगा। स्टेप 1 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली, वहां से चलते हुए स्टेप 2 1950 की पीस ट्रीटी, फिर स्टेप 3 2020 का लिपुलेख मैप डिस्प्यूट, और यही सब चेन रिएक्शन बनता है आज के स्टेप 4 का, यानी 2026 का कस्टम इन्फोर्समेंट। नेपाल ने अब 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगा दी है। इसने प्रैक्टिकली हमारे $8 बिलियन के ट्रेड और ओपन बॉर्डर के कॉन्सेप्ट को रोक सा दिया है। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? यहां से सीधा एक हाई प्रोबेबिलिटी मेंस क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनिए। नेपाल की ओर से एक साथ आ रही चुनौतियों की श्रृंखला से भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का परीक्षण हो रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन करिए। ये सवाल इफेक्टिवली आपकी फॉरेन पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी की समझ को टेस्ट करेगा। अगर ये सवाल आ जाए तो आप अपना आंसर कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? इंट्रो में 2014 की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जिक्र करें और नेपाल को एक स्ट्रेटेजिक बफर स्टेट के रूप में दिखाएं। बॉडी में लिपुलेख डिस्प्यूट और 1816 की सुगौली ट्रीटी को कनेक्ट करें और साथ ही बताएं कि कैसे नया कस्टम रूल 1950 की पीस ट्रीटी के स्पिरिट के खिलाफ जाता है। और कंक्लूजन, वहां आप कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, सार्क के रिवाइवल और इकोनॉमिक टाइज का जिक्र करके एक बैलेंस्ड सोल्यूशन दे सकते हैं। मूविंग ऑन, आते हैं सेक्शन 3 पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन सेफ्टी। जीएस पेपर 3 के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, खासकर हाल ही के अर्बन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स और कुछ ट्रैजिक सेफ्टी फेलियर्स को देखते हुए। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दिल्ली मेट्रो फेज 5 के ये की फैक्ट्स देखिए। सबसे पहला, ये एग्जैक्टली 50-50 जॉइंट वेंचर है भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच। दूसरी बात, 48,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट फाइनेंस कौन कर रहा है?
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जायका के लोन्स के जरिए, और तीसरा, इसे 2015 के स्मार्ट सिटीज मिशन के ब्रॉडर फ्रेमवर्क से लिंक किया गया है। ये 3 फैक्ट्स डायरेक्टली एग्जाम में स्टेटमेंट्स बनकर आ सकते हैं। अब इस फ्लो चार्ट को देखिए जो अर्बन सेफ्टी रिफॉर्म्स पर है। दिल्ली के विवेक विहार में जो ट्रैजिक फायर इंसिडेंट हुआ, उसने हमें बता दिया है कि कानून सिर्फ पेपर पर होना काफी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क चाहिए। स्टेप 1, 2016 के नेशनल बिल्डिंग कोड को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना। स्टेप 2, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर एनडीएमए को और एम्पावर करना। और स्टेप 3, डिजिटल कंप्लायंस और मैंडेटरी थर्ड पार्टी सेफ्टी सर्टिफिकेशन को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना। ये अब ऑप्शन नहीं, एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुका है। अब हम अपने चौथे सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, टेक, एनवायरनमेंट और स्पेस। यहां हम इन तेजी से बदलते रेगुलेटरी लैंडस्केप्स पर फोकस करेंगे जो ग्लोबली सिक्योरिटी और ग्लोबल कॉमन्स दोनों को डीपली इंपैक्ट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन पर अभी एक बहुत बड़ी ग्लोबल डिबेट चल रही है। बेसिकली 2 अलग अप्रोच हैं। एक तरफ है कॉर्पोरेट सेल्फ रेगुलेशन, जैसे ओपन एआई या एंथ्रोपिक का क्लैड कॉन्स्टिट्यूशन, जहां कंपनियां खुद को रेगुलेट कर रही हैं। दूसरी तरफ है बाइंडिंग लेजिस्लेशन, जैसे यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट और इंडिया की 2025 की गाइडलाइंस। ये सख्त कानून इसलिए हैं ताकि डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स और ह्यूमन राइट्स की रक्षा हो सके। ये एक क्लासिक सेल्फ रेगुलेशन वर्सेस स्ट्रिक्ट लॉज की डिबेट है। इसी डिबेट से एक परफेक्ट मेंस क्वेश्चन निकल कर आता है। क्वेश्चन ये हो सकता है, वॉरफेयर, सर्वेलेंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में एआई के बढ़ते रोल को देखते हुए बाइंडिंग एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जरूरत को क्रिटिकली एनालाइज करें। ये क्वेश्चन टेक जायंट्स की अकाउंटेबिलिटी और उनके सेल्फ रेगुलेशन की लिमिट्स के अराउंड घूमता है। ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक केस स्टडीज का होना जरूरी है। इंट्रो में आप पैलेंटियर के मैवन सिस्टम का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो वॉरफेयर में यूज हुआ। बॉडी में दिखाइए कि सेल्फ रेगुलेशन कहां फेल हो रहा है, जैसे क्लॉड मिथोस और प्रिडिक्टिव बायस के इश्यूज। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का जो इरोजन हो रहा है उसको हाईलाइट कीजिए। आखिर में कंक्लूजन में एस्टैब्लिश कीजिए कि ईयू एआई एक्ट और इंडिया के डीटीपीपी एक्ट जैसे बाइंडिंग ग्लोबल फ्रेमवर्क्स क्यों वक्त की मांग है। एनवायरनमेंट और स्पेस के कुछ बिल्कुल टू द पॉइंट प्रीलिम्स फैक्ट्स देखते हैं। पहला, हमारी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी सीसीटीएस किसके अंडर आई? याद रखिए, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत। और दूसरा फैक्ट स्पेस से, 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी। ये ट्रीटी डिक्लेयर करती है कि स्पेस प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड है, मतलब कोई भी एक देश सेलेस्टियल बॉडीज पर अपना सॉवरेन हक नहीं जता सकता। और यहां आता है यूपीएससी का एक और क्लासिक ट्रैप। आउटर स्पेस ट्रीटी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर हथियारों वगैरह को तो स्पेस में बैन करती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कन्वेंशनल वेपन्स को एक्सप्लिसिटली बैन नहीं करती। हमें अक्सर लगता है कि स्पेस में सब कुछ बैन होगा, पर ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही फाइन लाइन है जो एग्जाम में आपका 1 मार्क बचा सकती है। ऑलराइट, चलिए आते हैं सेक्शन 5 पर, हमारा रैपिड फायर रिवीजन समरी। आज हमने इतनी सारी हैवी इंफॉर्मेशन कवर की है, तो चलिए फटाफट इसको एक बार लॉक कर लेते हैं। जल्दी से इस रिवीजन टेबल को स्कैन करते हैं। 1. पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा टर्नआउट रहा 92.47%। 2. केरला में 79.70%। 3. तमिलनाडु में 4.87 करोड़ वोटर्स थे और वहां टीवीके का पॉलिटिकल डेब्यू हुआ। 4. पुडुचेरी का टर्नआउट 91.23% था। 5. असम का मेजॉरिटी मार्क याद रखना है, 64 सीटें। 6. और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट, समरी रिवीजन के कारण पश्चिम बंगाल के इलेक्टोरेट में 90 लाख की कमी आई है। ये पॉइंट्स माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और आखिर में मैं आपको पेलेंटियर की टेक्नोलॉजिकल रिपब्लिक के इस कोट के साथ छोड़ता हूं, हार्ड पावर इन दिस सेंचुरी विल बी बिल्ट ऑन सॉफ्टवेयर। कितनी गहरी बात है, राइट? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दिखाता है कि आज के मॉडर्न एरा में डिप्लोमेसी, गवर्नेंस और सिक्योरिटी के रूल्स कैसे फंडामेंटली शिफ्ट हो रहे हैं। इसे अपने आगे आने वाले मेंस एसेस के लिए जरूर सेव कर लीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग और मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।